नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह जाखड़ एग्रीकल्चर लेक्चरर इन मैट्रिक्स क्लासेज रिंगस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने बात की एक टॉपिक की कि जल निकास। कौन सा टॉपिक था? जल निकास। वो हमारा पूरा हो गया। आज का जो टॉपिक या आज का जो नया टॉपिक है वो है आपका खरपतवार। खरपतवार या वीड। खरपतवार या वीड। जल निकास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा खरपतवार या वीड। देखो यहां से एक क्वेश्चन हर बार आता है। खरपतवार या वीड से एक क्वेश्चन हर बार आता है। देखो खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार वे अनिश्चित पौधे जो खेत में बिना बोए ही उग जाते हैं और जिनकी उपस्थिति से किसान को लाभ की तुलना में हानि हो, क्या कहलाते हैं? खरपतवार। दोबारा सुनना एक बार। वे अनिश्चित पौधे जो खेत में बिना बोए ही उग जाते हैं और जिनकी उपस्थिति से किसान को लाभ की तुलना में हानि हो, क्या कहलाते हैं? खरपतवार। यहां से एक क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा गया है, कौन सा? कि खरपतवार के पितामह। खरपतवार के पितामह, जो मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था, खरपतवार के पितामह है ज़ैंथ्रोटूल। कौन है? ज़ैंथ्रोटूल। फादर ऑफ वीड। फादर ऑफ वीड साइंस कौन कहलाते हैं? ज़ैंथ्रोटूल। खरपतवारों के पितामह कौन है? ज़ैंथ्रोटूल। अब देखो ज़ैंथ्रोटूल ने एग्रीकल्चर से संबंधित एक काम और किया था भाई, कौन सा? टिलेज या भू परिष्करण। भूपरिष्करण के पितामह भी कौन है? ज़ैंथ्रोटूल। या फादर ऑफ टिलेज के पितामह भी किसे कहते हैं? ज़ैंथ्रोटूल को। एक ही बात है दोनों। फादर ऑफ वीड ज़ैंथ्रोटूल, फादर ऑफ टिलेज ज़ैंथ्रोटूल। खरपतवारों के पितामह ज़ैंथ्रोटूल, भूपरिष्करण के पितामह ज़ैंथ्रोटूल। यहां से क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं। जैसे भूपरिष्करण का एक प्रकार होता है जीरो टिलेज। कौन सा होता है? जीरो टिलेज या शून्य भू परिष्करण। जीरो टिलेज या शून्य भू परिष्करण। देखो यहां पर याद रखना है आपको, जीरो टिलेज के जनक नहीं, केवल भू परिष्करण के जनक। टिलेज के जनक कौन है? ज़ैंथ्रोटूल। और जीरो टिलेज के जनक कौन है? ट्रिप्लेट। कौन है? जीबी ट्रिप्लेट। ये है जीरो टिलेज के जनक। यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भू परिष्करण या टिलेज के जनक है ज़ैंथ्रोटूल और जीरो टिलेज के जनक है ट्रिप्लेट। कौन है? ट्रिप्लेट। दोबारा देखो, खरपतवार पितामह ज़ैंथ्रोटूल। पितामह ज़ैंथ्रोटूल। ज़ैंथ्रोटूल ही भूपरिष्करण के पितामह है और जीरो टिलेज के पितामह है जीबी ट्रिप्लेट। जीरो टिलेज, जीबी ट्रिप्लेट और भूपरिष्करण या टिलेज के पितामह है ज़ैंथ्रोटूल और खरपतवारों के पितामह है ज़ैंथ्रोटूल। अब देखो ज़ैंथ्रोटूल ने एक किताब लिखी थी। ज़ैंथ्रोटूल ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है ट्रिपल एच, हॉर्स होविंग हस्बेंड्री। हॉर्स होविंग हस्बेंड्री, जिसका हिंदी में है बुआई से पहले जुताई। बुआई से पहले जुताई। बुआई से पहले जुताई या ट्रिपल एच या हॉर्स होविंग हस्बेंड्री। इस किताब के लेखक कौन है? ज़ैंथ्रोटूल। कौन है? ज़ैंथ्रोटूल, जिसने इस किताब में किसका वर्णन किया है? भूपरिष्करण का या टिलेज का। समझ गए क्या? खरपतवार वे अनिश्चित पौधे जो खेत में बिना बोए उग जाते हैं और जिनकी उपस्थिति से किसान को लाभ की तुलना में हानि हो, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवारों के पितामह है ज़ैंथ्रोटूल और ज़ैंथ्रोटूल किसके पितामह माने जाते हैं? भूपरिष्करण के पितामह। भूपरिष्करण का एक प्रकार होता है जीरो टिलेज, जिसके पितामह कौन है? जीबी ट्रिप्लेट, जिसकी खोज हुई थी अमेरिका में। ज़ैंथ्रोटूल की एक बुक या एक पुस्तक है जिसका नाम है ट्रिपल एच, हॉर्स होविंग हस्बेंड्री, जिसका हिंदी में नाम है बुआई से पहले जुताई। यहां तक क्लियर है? अब देखो आगे खरपतवार। अब खरपतवार पढ़ने से पहले इनका क्या पढ़ेंगे? इनकी विशेषताएं। खरपतवारों की विशेषताएं। देखो खरपतवारों की विशेषताओं से ऐसे कोई क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। इनकी 5-4 विशेषताएं। जैसे सबसे पहली विशेषता इनकी अधिक बीज उत्पादन करना। अधिक बीज उत्पादन करना। अधिक बीज उत्पादन करना। देखो अब इसकी विशेषता कैसी हुई है। जैसे बथुआ खरपतवार है,
बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम जिसका बॉटनी का नेम है बथुआ। बथुआ खरपतवार है, इसका एक पौधा 72,000 बीज उत्पादन करता है। एक पौधा 72,000 बीज उत्पादन करता है। अब बथुआ किस में उगता है भाई? गेहूं में। कौन सी फसल का खरपतवार है? गेहूं का। गेहूं का एक पौधा कितने बीज उत्पादन करता है? 40 से 50 बीज। कितने बीज? 40 से 50 बीज। और इसी का खरपतवार है बथुआ, जो कितने बीज उत्पादन करता है? 72,000। कितने बीज? 72,000। तो देख लो विशेषता इसकी हुई या नहीं? बथुआ 72,000। अब एक खरपतवार आता है आपका जंगली चौलाई। कौन सा आता है? जंगली चौलाई, एमेरेंथस विरिडस इसका बॉटनी का नेम है। और ये बीज उत्पादन करता है 1,96,000। 1,96,000 बीज उत्पादन एक पौधा करता है। किसका? जंगली चौलाई का। एक परजीवी खरपतवार है आपका स्ट्राइगा। कौन सा है? स्ट्राइगा। ये स्ट्राइगा खरपतवार 50 लाख बीज उत्पादन करता है अपने जीवन काल में। एक वर्ष में कितने बीज? 50 लाख। स्ट्राइगा उत्पन्न करता है 50 लाख बीज। एक खरपतवार आपका आता है अमरबेल। कौन सा आता है? अमरबेल। अमरबेल देखो परजीवी खरपतवार है। वो कौन सी फसल का है? ये रिज्का। कौन सी फसल का है? रिज्का। रिज्के का बॉटनी का नेम होता है मेडिकागो सेटाइवा। क्या होता है? मेडिकागो सेटाइवा। अमरबेल परजीवी खरपतवार है और किसका है? रिज्के का। किसका है? रिज्के का। बहुवर्षीय खरपतवार की श्रेणी में आता है। ये 16,000 बीज उत्पादन करता है। कितने बीज? 16,000 बीज अपने जीवन काल में कितने बीज उत्पन्न करता है? 16,000। ये थी पहली विशेषता, अधिक बीज उत्पादन करना। अब देखो दूसरी विशेषता होती है इसकी, खरपतवारों की दूसरी विशेषता होती है अधिक गहरी जड़ें होना। अधिक गहरी जड़ें होना। अब देखो फसलों की जड़ें, आपको पता है फसलों की जड़ें जैसे बाजरा हुआ, गेहूं हुआ, इनकी जड़ें 4 से 6 सेंटीमीटर मुर्दा में जाती है। लेकिन खरपतवार, एक खरपतवार होता है आपका हिरणखुरी। कौन सा है? हिरणखुरी। हिरणखुरी खरपतवार की जड़ें मर्दा में 4 से 6 मीटर गहराई तक जाती है। 4 से 6 मीटर गहराई तक जाती है। अब ये तो मृदा में पोषक तत्व ग्रहण कर रही है, कहां तक? 4 से 6 मीटर तक। और फसलों की कर रही है 4 से 6 सेंटीमीटर तक। तो विशेषता किसकी हुई है? खरपतवार या फायदा किसको हुआ? अधिक हिरणखुरी को। हिरणखुरी को फसलों की बजाय या खरपतवार को फसलों की बजाय अधिक पानी मिल जाता है, अधिक पोषक तत्व मिल जाता है, क्योंकि इनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती है। तीसरी विशेषता होती है बीजों पर सुरक्षा आवरण। बीजों पर सुरक्षा आवरण। अब देखो आपको पता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि खरपतवारों के बीजों पर, अब फसल का बीज है जैसे गेहूं का बीज है, गेहूं की फसल का बीज है, उस पर कोई सुरक्षा आवरण नहीं होता है। लेकिन खरपतवार जैसे गोखरू खरपतवार है, कौन सा हो गया? गोखरू। गोखरू खरपतवार के बीज पर क्या आते हैं? कांटे। क्या आते हैं? कांटे। अब ये कांटे का प्रसारण किसी के भी जल्दी चिपक जाते हैं और ये प्रसारण हो जाता है, दूसरी जगह चले जाते हैं। गेहूं की फसल के कोई कांटे तो है नहीं, उनको तो लेके जाना पड़ेगा। इसी प्रकार गोखरू खरपतवार का प्रसारण किसके द्वारा हो गया? कांटों द्वारा। या ये फैलते किसके द्वारा है? कांटों द्वारा। और ये खराब भी नहीं होते क्योंकि कांटे होते हैं। अब गेहूं का बीज खराब हो जाता है, लेकिन गोखरू खरपतवार ऐसा है जिस पर सुरक्षा आवरण होता है, जिसकी सुरक्षा कौन करता है? कांटे। कौन करता है? कांटे। चौथी विशेषता है इसकी कौन सी? कम पानी व खाद की आवश्यकता। कम पानी व खाद की आवश्यकता, यानी कि खरपतवारों को फसल की तुलना में कम पानी चाहिए और कम ही खाद की आवश्यकता होती है। किससे? फसलों की तुलना में खरपतवारों को कम पानी व कम खाद की आवश्यकता होती है। अब देखो जैसे एक खरपतवार आपने सुना है नाम चौलाई। कौन सा खरपतवार? चौलाई या जंगली चौलाई। ये ऐसा खरपतवार है, इसको किसी भी मृदा में बो दो आप, या किसी भी मृदा में इसमें पानी मत दो, फिर भी ये बीज उत्पादन करके ही नष्ट होगा ये खरपतवार। और फसल में ऐसा नहीं है, फसल को पानी देना, अगर उसका उत्पादन लेना है तो गेहूं की फसल है, जैसे गेहूं की फसल बो दी तो इसमें इसका उत्पादन लेने के लिए इसमें सिंचाई करना आवश्यक है। लेकिन खरपतवारों का अंकुरण होने के बाद ये बीज उत्पादन करके ही नष्ट होते हैं। पांचवी विशेषता होती है जो सबसे मोस्ट है, वह ध्यान रखना इसका, जीवन काल। जीवन
काल। देखो यहां से क्वेश्चन, जीवन काल से क्वेश्चन, खरपतवारों का जीवन काल फसल की तुलना में कम होता है। देखो इसमें जीवन काल, जीवन काल एक तो होता है आपका गेहूं। कौन सा खरपतवार है? गेहूं। इसका ध्यान रखना, इसको बोलते हैं फेलेरिस माइनर, गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा, जो गेहूं का नकलची खरपतवार है। कौन सा खरपतवार है? नकलची। एक है आपका जंगली चौलाई। कौन सा है? जंगली चौलाई। देखो ये दो खरपतवार है और ये आपके बुक में दे रखे हैं कि इनका जीवन काल कितना होता है। जीवन काल फसल की तुलना में इनका जीवन काल कम होता है। इनका जीवन काल होता है 50 से 55 दिन। 50 से 55 दिन में ये बीज उत्पादन करके अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन काल, जैसे गेहूं की फसल होती तो गेहूं की फसल पकती है 4 महीने में। कितने दिन में? 4 महीने में। आजकल नई किस्में आ गई जो 90 से 120 दिन में, कल कुछ किस्में 90 दिन में भी तैयार हो जाते हैं, कुछ किस्में 120 दिन में भी तैयार हो जाती है। ये तो गेहूं की फसल को पकने में समय लगता है, लेकिन गेहूं का एक खरपतवार है जो कितने दिन में बीज उत्पादन करके नष्ट हो जाता है? 50 से 55 दिन में। तो ये विशेषता होगी कि इनका जीवन काल कम होता है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है खरपतवार से जो खूब बार पूछा गया है। भाई एक क्वेश्चन है कि फसल को, याद रखना, फसल को सर्वाधिक हानि, फसल को सर्वाधिक हानि किसके द्वारा होती है? याद रखना, फसल को सर्वाधिक हानि होती है किससे? खरपतवारों द्वारा। खरपतवारों द्वारा फसल को सर्वाधिक हानि होती है खरपतवारों द्वारा। अगर इसका प्रतिशत में पूछे तो आप जवाब दे सकते हो 30 से 33%। 30 से 33% फसल को अकेले हानि कौन पहुंचाता है? खरपतवार। दूसरा नंबर आता है कीटों का। किसका आता है? कीटों का, जो हानि पहुंचाते हैं 28 से 30%। लेकिन फसल को अगर सर्वाधिक नुकसान कोई पहुंचाता है तो कौन पहुंचाता है? खरपतवार। और यहां से अब देखो खरपतवार हानि पहुंचा रहा है 30 से 33%। अब देखो यहां पर फसल है, एक तो हो गई आपकी फसल और एक हो गया आपका खरपतवार। अब इनकी प्रतियोगिता चलती है भाई, जैसे आपकी चलती है वैसे इनकी प्रतियोगिता की, किसको ज्यादा नंबर लाने हैं किसको नहीं लाने। फसल और खरपतवार प्रतियोगिता का समय ध्यान रखना, वो होता है आपका 40 से 45 दिन का। 40 से 45 दिन का फसल और खरपतवार प्रतियोगिता की बात करें। ये यानी कि फसल, आपने गेहूं बो दिया, देखना एक बार, आपने गेहूं बो दिया और एक इसमें इसका खरपतवार है कौन सा? बथुआ। कौन सा है? बथुआ। दोनों एक ही है, एक ही ऋतु के होने चाहिए खरपतवार, गेहूं और बथुआ। अब गेहूं की फसल, कौन सी फसल है? गेहूं की फसल को पानी चाहिए और बथुआ को भी पानी चाहिए। अब देखो इसमें क्या होता है, ये ज्यादा लेता है इसमें, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी होती है। इसकी जड़ें क्या होती है? गहरी। गेहूं और बथुआ में ये प्रतियोगिता चलती है 40 से 45 दिन, ये याद रखना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फसल और खरपतवार प्रतियोगिता पूछे तो 40 से 45 दिन। अरे प्रतियोगिता समझ गए, यानी कि बथुआ की फसल, ये बथुआ गेहूं की फसल को कितने दिन सर्वाधिक नुकसान करता है? 40 से 45 दिन तक ही नुकसान करता है ज्यादातर। फिर बाद में ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि इसका बाद में जीवन काल पूर्ण होने की कगार पर होता है। और खरपतवारों द्वारा हानि की बात करें तो ये याद रखना 30 से 33%। यहाँ पर 35 भी हो सकता है, कुछ बुक में आपको 35 भी मिल जाएगा, कुछ में 36 भी, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है इसका होता है 30 से 33% सर्वाधिक हानि होती है फसल को खरपतवारों द्वारा, और कीटों द्वारा होती है 28 से 30%। और ये प्रतियोगिता का समय होता है 40 से 45 दिन। ठीक है यहां तक? अब देखो आगे, अब देखो हानियां हो गई कितनी? 30 से 33% और प्रतियोगिता का समय हो गया 40 से 45 दिन। ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये तो हो गई प्रतियोगिता। फसल और खरपतवार के मध्य कितने दिन प्रतियोगिता चलती है? 40 से 45 दिन। और हानि कितनी होती है? 30 से 33%। ये थी इनकी कुछ विशेषता। एक विशेषता और है इसकी, वानस्पतिक प्रजनन। वानस्पतिक प्रजनन। अब देखो इसमें क्या है, वानस्पतिक, यहां से जेड में क्वेश्चन आया था 2017 में वानस्पतिक प्रजनन से। देखो क्या क्वेश्चन था। अब वानस्पतिक प्रजनन क्या होता है? यानी कि बीज के अलावा पौधे के अन्य भागों द्वारा प्रसारण, क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रजनन। अरे प्रजनन या प्रसारण एक ही बात है, जो दो प्रकार से होता है आपके, एक तो लैंगिक और एक अलैंगिक।
लैंगिक और अलैंगिक प्रसारण। लैंगिक प्रसारण यानी कि बीज के द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो किसमें आएंगे, लैंगिक। और अलैंगिक बीज के अलावा पौधे के अन्य वानस्पतिक भाग जैसे पत्ती हुई, जड़ हुई, तना हुआ, उनके द्वारा जो प्रसारण होता है वो कौन सा होता है, अलैंगिक प्रसारण। अब कोई फसल ऐसी तो है नहीं जिसका वानस्पतिक प्रजनन होता है या वानस्पतिक प्रसारण होता है। खरपतवार ही ऐसे होते हैं, जैसे आपके आगे पत्थर चट्टा आपका खरपतवार है, कौन सा है, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा खरपतवार का प्रसारण होता है किसके द्वारा, पत्ती द्वारा। किसके द्वारा होता है, पत्ती द्वारा। इसकी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, इसके बीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो पत्थर चट्टा खरपतवार होता है उसका प्रसारण किसके द्वारा होता है, पत्ती द्वारा। अब ये खरपतवार आपका धूप घास, धूप घास साइनोडोन डक्टाइलोन, साइनोडोन डक्टाइलोन इसका वानस्पतिक नाम है। इसका प्रसारण हो गया आपका सक्कर द्वारा। किसके द्वारा, सक्कर द्वारा। होगा वानस्पतिक प्रजनन। वानस्पतिक प्रजनन जैसे पत्थर चट्टा, इसका प्रसारण किसके द्वारा होता है, पत्ती द्वारा। धूप घास, इसका प्रसारण किसके द्वारा होता है, सक्कर द्वारा। अगला आपका हिरणखुरी, कौन सा है, हिरणखुरी। हिरणखुरी का प्रसारण किसके द्वारा होता है, जड़ द्वारा। किसके द्वारा होता है, जड़ द्वारा। वानस्पतिक प्रजनन यानी कि पौधे का बीज के अलावा अन्य भागों द्वारा प्रसारण होना क्या कहलाता है, वानस्पतिक प्रजनन। और वानस्पतिक प्रजनन में जैसे खरपतवार आपका पत्थर चट्टा, इसका प्रसारण किसके द्वारा होता है, पत्ती द्वारा। अब इसमें बीज की आवश्यकता नहीं है तो कौन सा प्रसारण हो गया, वानस्पतिक। और अगर बीज की आवश्यकता होती तो कौन सा होता, लैंगिक प्रजनन। दूसरी है धूप घास, सक्कर द्वारा। और तीसरा आपका हिरणखुरी, जिसका प्रसारण किसके द्वारा होता है, जड़ द्वारा। ये अब देखो ये हो गई अगली विशेषता वानस्पतिक प्रजनन। अब है आगे, आगे खरपतवार फटने से पहले आपको इसकी क्या पकड़नी पड़ेगा भाई, वर्गीकरण। क्या देखना पड़ेगा, वर्गीकरण। देखो कहां से क्वेश्चन आता है कहां से नहीं आता ये तो आगे की बात है, लेकिन खरपतवारों का वर्गीकरण सबसे मोस्ट है भाई। खरपतवार में खरपतवारों का वर्गीकरण सबसे मोस्ट टॉपिक है। तो अगली हेडिंग लगाओ आप, खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। देखो खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों का वर्गीकरण सबसे पहले खरपतवारों का वर्गीकरण है जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। अब देखो हर फसल का पौधा दो ऋतुओं का होता है, या तो वो खरीफ का होता है या फिर रबी का होता है, या फिर वो द्विवर्षीय होता है या फिर वो बहुवर्षीय होता है। अब जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण दो भागों में करते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। इसमें ए लगा लो और एक के लगा के लिखो आप, एक वर्षीय खरपतवार, एक वर्षीय खरपतवार, एक वर्षीय खरपतवार। देखो एक वर्षीय खरपतवार वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं। कौन से खरपतवार कहलाते हैं, एक वर्षीय खरपतवार। अब देखो एक वर्षीय खरपतवारों को दो भागों में बांटा है। एक वर्षीय खरपतवारों को पुनः कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। एक तो होते हैं कौन से, खरीफ के खरपतवार। कौन से खरपतवार, खरीफ खरपतवार। और एक होते हैं रबी के खरपतवार, रबी जलवायु या रबी के खरपतवार। देखो जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण सबसे आगे का टॉपिक है खरपतवारों का वर्गीकरण। और इसमें सबसे पहला वर्गीकरण है जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। और जीवन चक्र के आधार पर जो वर्गीकरण है इसमें पहला पार्ट है एक वर्षीय खरपतवार। अब एक वर्षीय खरपतवार क्या कौन से हैं, यानी कि वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं। कौन से खरपतवार कहलाते हैं, एक वर्षीय। एक वर्षीय खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है। एक वर्षीय खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं खरीफ ऋतु के और एक होते हैं रबी जलवायु के या रबी ऋतु के खरपतवार। अब देखो यहाँ पर ऐसे कोई नहीं पूछता, यहाँ से क्वेश्चन आएगा निम्न में से रबी का नहीं है या निम्न में से खरीफ का खरपतवार कौन सा है या कौन सा नहीं है। यहाँ पर आपको नाम याद रखने होंगे। जैसे पहला खरपतवार आपका पत्थर चट्टा, कौन सा है, पत्थर चट्टा। कौन सी जलवायु का है, खरीफ का। दूसरा आपका जंगली दान,
जंगली धान। तीसरा है जंगली चौलाई, जंगली चौलाई। चौथा है आपका लहसुआ, चौथा है आपका लहसुआ। खरीफ ऋतु के खरपतवार यानी कि जो खरीफ ऋतु में उगते हैं उनमें सबसे पहला है पत्थर चट्टा, फिर आएगा जंगली धान, फिर आता है जंगली चौलाई और फिर आता है लहसुआ। मैंने आपको बता दिया पत्थर चट्टा का प्रसारण किसके द्वारा, पत्ती द्वारा। जंगली धान, अब नाम से स्पष्ट हो रहा है कौन सी फसल का खरपतवार हो गया, धान का। कौन सी का हो गया, धान का। लेकिन यहाँ धान कौन सी ऋतु की फसल है, खरीफ की, तो ये कौन सी ऋतु का हो गया, खरीफ ऋतु का खरपतवार। कौन सा, जंगली धान। एक होता है जंगली चौलाई, जंगली चौलाई कौन सी ऋतु का खरपतवार है, खरीफ का। इनके बोर्ड निकलने में आप नेम आपको याद रखने हैं, जैसे जंगली धान इकाइनोकोला कोलोनम, जंगली चौलाई एमेरेंथस विरिडस। और है खरीफ के खरपतवार जैसे प्याजी। आगे था खरपतवारों का वर्गीकरण और सबसे पहला था जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। अब जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया। एक है 1 वर्षीय खरपतवार। 1 वर्षीय खरपतवार को पुनः 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है खरीफ के खरपतवार यानी कि ऐसे खरपतवार जिनके अंकुरण के लिए कौन सी जलवायु आवश्यक होती है, खरीफ की जलवायु। इनमें इनके नाम याद रखने जैसे पत्थर चट्टा, जंगली धान, जंगली चौलाई, लहसुआ, सांवा, हजार दाना आदि। ये मुख्य खरपतवार है जो खरीफ ऋतु के खरपतवार है। खरीफ ऋतु के खरपतवार वे खरपतवार जिनके अंकुरण के लिए खरीफ जलवायु की आवश्यकता होती है, जैसे पत्थर चट्टा, जंगली धान, जंगली चौलाई, लहसुआ, सांवा, हजार दाना आदि। अब देखो आगे दूसरे हैं रबी के खरपतवार। रबी के खरपतवार यानी कि जो रबी की फसलों के साथ अंकुरण होता है या रबी की जलवायु इनके लिए आवश्यक होती है। रबी के खरपतवार मुख्य रूप से देखो, सबसे पहला है आपका बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, सबसे पहला खरपतवार बथुआ। दूसरा है सेंजी, दूसरा है सेंजी। तीसरा है कृष्ण नील एनागेलिस आर्बेसिस, कृष्ण नील एनागेलिस आर्बेसिस। कृष्ण नील जो रबी जलवायु का एक खरपतवार है, बथुआ, सेंजी, कृष्ण नील। अब देखो खरीफ में एक और आता है वैसे मकोई। कौन सा आता है, मकोई। ये खरीफ ऋतु का ही है, इसको ध्यान रखना। मकोई खरीफ का है। और यहाँ पर जो बथुआ, सेंजी, कृष्ण नील ये कौन सी जलवायु के, रबी जलवायु के। बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, कृष्ण नील एनागेलिस आर्बेसिस। एक आता है इसमें प्याजी, ये यहां से क्वेश्चन आया हुआ है भाई। देखो प्याजी खरपतवार कौन सी ऋतु का खरपतवार है, रबी जलवायु का। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन यहां से आया था प्याजी खरपतवार कौन सी फसल का मुख्य खरपतवार है। देखो प्याजी खरपतवार कौन सी फसल का मुख्य खरपतवार है, चने की फसल का। चना जो भारत की मुख्य दलहन फसल है उसका प्रमुख खरपतवार कौन सा है, प्याजी। बथुआ, सेंजी, कृष्ण नील, प्याजी आदि खरपतवार किसके हो गए, रबी जलवायु के। अब यहाँ पर आपको पता है जैसे रबी का और भी पूछे तो कौन सा आ गया आपका, गेहूं। कौन सा आ गया, गेहूं। फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर या गुल्ली डंडा या इसी को क्या बोलते हैं, गेहूं का मामा। ये भी कौन सी जलवायु का है, रबी जलवायु का। एक और आता है सरसों की फसल के साथ, कौन सा उगता है, सत्यानाशी, आर्जिमोना मैक्सिकाना। कौन सा खरपतवार, आर्जिमोना मैक्सिकाना। रबी के खरपतवार बथुआ, सेंजी, कृष्ण नील, प्याजी। प्याजी कौन सी फसल का, चने का। गेहूं गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा या इसी का बोट निकलने में फेलेरिस माइनर। सत्यानाशी सरसों का प्रमुख खरपतवार, आर्जिमोना मैक्सिकाना। देखो यहां से एक क्वेश्चन खूब चर्चा में चलता है कि गेहूं जैसे गेहूं का एक तो होता है देखो परीक्षण भार। कौन सा होता है, परीक्षण भार। एक होता है बीज सूचकांक, बीज सूचकांक। दो चीज होती है, एक तो होता है TW टेस्ट वेट और एक होता है सीड इंडेक्स SI। दो चीज है, एक तो होता है परीक्षण भार और एक होता है बीज सूचकांक। रबी खरपतवार, रबी के खरपतवार आपको नाम याद रखने। यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, निम्न में से रबी का नहीं है। 3 आपको दे देगा खरीफ के, 1 दे देगा रबी का। या फिर पूछेगा निम्न में से रबी का है, 3 दे देगा खरपतवार खरीफ के और 1 दे देगा रबी का। अब देखो एक तो होता है परीक्षण भार, एक होता है बीज सूचकांक। परीक्षण भार याद करते हैं 1000 बीजों को,
कितने बीजों का? 1000 बीजों का जो वजन होता है उसे क्या कहते हैं? परीक्षण भार या TW टेस्ट वेट। एक होता है बीज सूचकांक, 100 बीजों को, 100 बीजों का जो भार होता है उसे क्या कहते हैं? सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक। ये याद रखना है भाई, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। जो भी फसल के बड़े बीज होते हैं, बड़े बीज वाली फसल जैसे चना हो गया आपका, मूंगफली हो गई, मक्का हो गया, इनका क्या लेते हैं? सीड इंडेक्स और TW दोनों लेते हैं। लेकिन जो भी जिनके बीज मोटे होते हैं उनमें बीज सूचकांक काम में लेते हैं। अब देखो गेहूं सा खरपतवार का TW, इसका TW होता है मात्र 2 ग्राम। याद रखना, गेहूं का एक खरपतवार है गेहूं सा, जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं, या नकलची खरपतवार भी बोलते हैं, या गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, या फेलेरिस माइनर जो इसका बॉटनिकल नाम है। इसका TW होता है 2 ग्राम, और 2 ग्राम इसका TW होता है। तो गेहूं का कितना होता है? गेहूं का TW कितना होता है? अब देखो, गेहूं सा खरपतवार का 2 ग्राम और गेहूं का होता है 40 से 42 ग्राम। याद रखना, गेहूं का TW होता है 40 से 42 ग्राम, यानी कि 1000 बीजों का भार कितना होता है? 40 से 42 ग्राम। और जो ये होता है गेहूं सा खरपतवार, इसके बीजों का भार होता है 2 ग्राम। ये थे 1 वर्षीय खरपतवार खरीफ के और रबी के। नाम जरूर याद रखने, कौन सा रबी का और कौन सा खरीफ का है। कुछ तो आपको याद है, जैसे गेहूं सा प्रतीत हो रहा है, तो गेहूं कौन सी जलवायु का है? गेहूं रबी का। और तो गेहूं सा कौन सा हो गया? रबी का। 87 सरसों में उगता है। किस में उगता है? सरसों में। सरसों की फसल का नकलची खरपतवार 87 है। अब सरसों में उगता है, तो सरसों कौन सी जलवायु की है? रबी जलवायु की। तो ये भी कौन सा हो गया? 87। अब आगे प्याजी को याद कर लो आप, चना, और चना कौन सी जलवायु का है? रबी का। तो प्याजी भी कौन सी जलवायु का हो गया? रबी का। करसननील, सेंजी और बथुआ गेहूं के साथ उगता है, तो गेहूं कौन सी ऋतु का है? कौन सी ऋतु का है? रबी का। तो बथुआ भी कौन सा हो गया? रबी का। ठीक है, ये थे 1 वर्षीय खरपतवार खरीफ के और रबी के, जो अलग अलग है। रबी के खरपतवार अलग और खरीफ के अलग, इनको याद रखना है भाई। आगे देखो, दूसरे खरपतवार आते हैं। 1 वर्षीय हो गया जीवन चक्र के आधार पर, दूसरे हैं द्विवर्षीय खरपतवार। अब देखो द्विवर्षीय खरपतवार, देखो बी द्विवर्षीय खरपतवार। देखो यहां पर 1 वर्षीय यानी कि वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं, 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। द्विवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार जो 1 वर्ष में तो क्या करते हैं? वानस्पतिक वृद्धि, और दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करते हैं। वो कौन से हो गए? द्विवर्षीय खरपतवार। अब देखो द्विवर्षीय खरपतवार में आपको 3 ही नाम याद रखने हैं भाई। एक तो हो गया जंगली गाजर, एक हो गया जंगली गोभी, और एक हो गया आपका कासनी। एक हो गया कासनी। द्विवर्षीय खरपतवार जंगली गाजर, जंगली गोभी और कासनी। देखो कासनी का सबसे मोस्ट है भाई, इसको आपको याद रखना है, सुन लेना आराम से। कासनी का बॉटनिकल नेम होता है चिकोरियम। चिकोरियम इंटाइबस। इसलिए कासनी को क्या बोलते हैं? चिकोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकोरी। कासनी बॉटनिकल नेम चिकोरियम इंटाइबस, और कासनी इसको क्या बोलते हैं? चिकोरी। अब देखो ये तो हो गया इसका बॉटनिकल नेम। अब इसका कुल फैमिली, ये कौन सी फैमिली? तो ये फैमिली है इसकी एस्ट्रेसिया। कौन सी फैमिली है? एस्ट्रेसिया। देखो कासनी द्विवर्षीय खरपतवार 1 वर्षीय भी मानते हैं इसको, कुछ द्विवर्षीय मानते हैं, बहुवर्षीय मानते हैं, लेकिन ये मेन रूप से किस में आता है? द्विवर्षीय खरपतवार में। कासनी या चिकोरी, कासनी या चिकोरी बॉटनिकल नेम चिकोरियम इंटाइबस कुल होता है इसका एस्ट्रेसिया, और कौन सी श्रेणी में आता है? द्विवर्षीय खरपतवार में। द्विवर्षीय खरपतवार 3 ही याद रखने हैं, जंगली गाजर, जंगली गोभी और कासनी, जिसको क्या बोलते हैं? चिकोरी। बॉटनिकल नेम है चिकोरियम इंटाइबस, फैमिली है इसकी एस्टेरेसिया। जीवन चक्र के आधार पर दूसरा हो गया सी है इसका। सी आएगा कौन सा? बहुवर्षीय खरपतवार। कौन सा आएगा? बहुवर्षीय खरपतवार।
अब देखो बहुवर्षीय खरपतवार यानी कि जिनका जीवन काल अधिक होता है, 1 वर्ष भी नहीं, 2 वर्ष भी नहीं, बहुवर्षीय 3 वर्ष 4 वर्ष ऐसे चलता है। अब देखो बहुवर्षीय खरपतवार इनको 2 भागों में बांटते हुए, बहुवर्षीय खरपतवार को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक तो आते हैं कौन से? शाकीय खरपतवार। कौन से खरपतवार? शाकीय। और एक आते हैं काष्ठीय। कौन से आती है? काष्ठ। अब नाम से ही प्रतीत हो रहा है शाकीय यानी कि कोमल, शाकीय यानी कि कोमल, और काष्ठीय यानी कि लकड़ी, जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है। देखो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा काष्ठीय खरपतवार है और निम्न में से कौन सा शाकीय खरपतवार है। देखो बहुवर्षीय खरपतवार जीवन चक्र के आधार पर तीसरा वर्गीकरण चल रहा है, और एक तो होते हैं शाकीय और एक होते हैं काष्ठीय। जैसे 1 वर्षीय का क्या था? 1 वर्षीय में खरीफ के और रबी के, द्विवर्षीय में आ गया जंगली गाजर, जंगली गोभी और काशनी। बहुवर्षीय खरपतवार शाकीय और काष्ठीय। देखो इसमें काष्ठीय, एकमात्र काष्ठीय खरपतवार किसको मानते हैं? जड़बेरी को। किसको मानते हैं? जड़बेरी को। काष्ठीय खरपतवार जिनसे, ऐसे खरपतवार जिनसे लकड़ी, काष्ठ प्राप्त होती है, वो कौन से कहलाते हैं? काष्ठीय खरपतवार। कौन से श्रेणी में आते हैं? बहुवर्षीय खरपतवार में। और किसको मानते हैं? जड़बेरी को। एक आता है इसमें मोथा, शाकीय में। कौन सा आता है? मोथा, साइप्रस रोटेंडस खरपतवार है जो कौन सा होता है? शाकीय खरपतवार। और कौन सी श्रेणी का होता है? बहुवर्षीय। जड़बेरी, मोथा। एक आता है हिरणखुरी, हिरणखुरी। बस ये याद रखने। मैन आपको बहुवर्षीय खरपतवार शाकीय और काष्ठीय 2 भागों में बांटते हैं। एकमात्र काष्ठीय खरपतवार मानते हैं जड़बेरी को, शाकीय, मोथा और हिरणखुरी। एक और आता है ऐसे तो बहुत है और भी, जैसे कांस हो गया। कौन सा हो गया? कांस। बस लेकिन आपको याद रखना है एकमात्र काष्ठीय खरपतवार जड़बेरी, शाकीय खरपतवार में मोथा, हिरणखुरी और कांस। ठीक है, ये हो गया खरपतवार का वर्गीकरण। किसके आधार पर है? जीवन चक्र के आधार पर। अब देखो आगे, जीवन चक्र के आधार पर जो वर्गीकरण हमने किया है, इसमें सबसे मोस्ट वर्गीकरण माना जाता है कौन सा? खरीफ के और रबी के, खरीफ के और रबी के खरपतवार। ये आपको याद रखना है। और काशनी का बोटनिकल नेम चिकोरियम इंटाइवस, इसकी फैमिली होती है एस्ट्रेसिया।